All right. So let me start the story again. We started with the with variables, okay? और वेरिएबल में हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने हमने किए थे, यानी लूप्स हम करने में कामयाब हुए थे, कंडीशंस इनपुट लेना उसकी बेस पे काम करना, ये हम करने में कामयाब हुए थे। ठीक है। वेरिएबल के अंदर प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम थे? कि अगर हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, मेमोरी इज टू बिग, तो फिर इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल थ्रू वेरिएबल्स। ओके। और इसकी रेमेडी क्या थी? हम आए थे अरेज के ऊपर। ठीक है। और वो कौन सी अरेज थी? हमारी थी फिक्स्ड अरेज, फिक्स्ड साइज। ठीक है, जिनको हम स्टैटिक अरेज भी कहते हैं। ठीक है। तो फिक्स्ड साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज था, हमने हमने काइंड ऑफ सॉर्टेड मेंटेन करना सीख लिया। और अगर हमारे पास सॉर्ट हुआ डेटा हो विच इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, तो इसके अंदर हम बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं। एंड बाइनरी सर्चिंग हैज a cost of log base 2n. Okay, but it came with a problem. And what was the problem? Sorry, इसे फिक्स साइज, अगर आप अपने साइज को बढ़ाना चाहें तो आप नहीं बना सकते। ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिमूव करेंगे तो वो रिमूव करने के लिए आपको आप एक तरीका तो आप आखिरी वाले से स्वैप कर दें, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? फिर आखिरी वाले को हम आई मीन ठीक है, वो एक साइज और कैपेसिटी दो वेरिएबल हम रख लेते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? उसमें फिर हमें हमें शिफ्टिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सॉर्टेड मेंटेन करना है। ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो एन के करीब पहुंच जाती है। ठीक है। और अगर आपने ऐड करना है तो वो तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि अगर आपने फिक्स साइज की एरे बनाई हुई है और वो कैपेसिटी के बराबर हो गई है, ठीक है, आपका साइज और कैपेसिटी बराबर हो गया, और अब अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है। सो फिक्स साइज हैज ए प्रॉब्लम, और इसको हैंडल करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस की थी? डायनामिक अरेज। डायनामिक अरेज। ठीक है। डायनामिक अरेज वाज मींस कि आप अरे को रीसाइज कर सकते हैं, but the resize came with a cost. So now resize is possible. ठीक है। But the complexity is too high. Complexity is too high का मतलब क्या है? कि आपको पिछली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी कॉपी करनी पड़ती है। एंड द प्रॉब्लम इज कि पहली दफा कॉस्ट 1 आएगी, दूसरी दफा कॉस्ट 2 आएगी, तीसरी दफा कॉस्ट 3 आएगी, और करते करते आखिरी दफा जो कॉस्ट आएगी वो n आएगी। एंड दैट वी नो इज हाउ मच O of n स्क्वायर, विच मीन्स ऑन एवरेज आपकी जो कॉस्ट होगी, सो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट इज O of n, just too much. ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके। दिस प्रॉब्लम वॉज फिक्स्ड बाय वेक्टर्स। ठीक है। और जो वेक्टर्स का मेन आइडिया था, रीसाइजिंग जो थी वो अब हर स्टेप पे नहीं होगी। साइजिंग विल बी ओकेजनल, विल बी ओकेजनल। ओके। और वो जो ओकेजन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ज्योमेट्रिक इवेंट्स होते हैं। ओके। ज्योमेट्रिक इवेंट का मतलब है कि पहली दफा जब रीसाइजिंग होगी वो 1 के इवेंट पे होगी, फिर 2 के होगी, फिर 4 पे होगी। ठीक है। एक्चुअली 1 2 4 पे नहीं होती, एक्चुअली जो कॉस्ट होती है वो पहले 1 पहले ही होती है, तो फिर वो 3 पे जाके रीसाइज होता है, फिर वो 5 पे जाके रीसाइज होता है, और फिर वो 9 पे जाके रीसाइज होता है, क्योंकि 8 तक तो वो चलता है ना। ठीक है। और फिर वो 17 पे जाके रीसाइज होता है, और फिर वो 33 पे जाके रीसाइज होता है, और फिर वो 65 पे जाके रीसाइज होता है, और फिर वो 129 पे जाके रीसाइज होता है। ओके। ये बात समझ आई? क्योंकि वो डबल डबल होता जा रहा था, तो 128 तक तो चलता है, 129 पे मसला आता है। ओके।
और वहां पे जाकर उसको रीसाइज करना पड़ता है। ओके, विच मीन जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो सिर्फ इन इवेंट पे सारी कॉपिंग होती है। अदरवाइज वो क्या होता है, उसने कैपेसिटी रखी होती है, कैपेसिटी है अभी तो वो जाके O1 में रख देता है। ओके, एंड वी सॉ कि दिस हैज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 3n। ओके ओके, इसको अगर हम सम करें ओवरऑल तो ये ओवरऑल क्या बनता है, 3n बनता है। और 3n का मतलब है एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। ओके, विच मीन्स O ऑफ 1। ओके, और ये इंसर्शन का और ये इंसर्शन एंड पे हो रही है, पुश बैक हो रहा है। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करना हो तो फिर तो मसला होगा। ओके, अगर मैं कह दूं आईएच जगह पर इंसर्ट करना है तो आईएच जगह पर इंसर्शन हो सकती है। कैसे कि मैं आईएच पे इंसर्शन नहीं करूंगा, मैं पहले एंड में जाकर इंसर्शन करूंगा और मैं आईएच से स्वैप करवा दूंगा। ये बात समझ। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर में करना हो तब एक प्रॉब्लम है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, वेक्टर का प्रॉब्लम जो आईएच, so ith, so problem is ith insertion. Okay, in sorted order, in sorted. Okay, that is the problem. Okay जी, इसके बाद हमने कहा नहीं जी हम आगे चलते हैं। और बाद में वेक्टर को यूज करते करते हमने कुछ और स्टेटस भी कर लिए थे, वो थे स्टैक, क्यूज, ठीक है, स्ट्यूज, डी क्यू। ओके, मेन मैक्स स्टैक भी हमने बना लिया था। ठीक है, तो एक और भी था मेन मैक्स स्टैक। ओके, सो वी वर हियर। और यहां से फिर हमने कहा कि वेक्टर का जो प्रॉब्लम है जो कि आईएच नोड पे इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उस मामले को हल किया किसने, हमने किया लिस्ट ने। ठीक है, और लिस्ट में मजे की बात यह थी कि इंसर्शन एट हेड पे करवाएं या इंसर्शन एट टेल पे करवाएं, जो कॉस्ट होती है इंसर्शन की ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो O1 होती है। इंसर्ट एट हेड भी, इंसर्ट एट टेल भी। ठीक है, और इवन इंसर्ट एट भी O1 में होता है। ओके, इफ आई गिव यू द पॉइंटर, इफ आई गिव यू द पॉइंटर, ठीक है, और इंसर्ट एट बस टेल नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इंसर्ट एट आपने करना है एक आईएस लोकेशन के ऊपर तो ये इंसर्शन कर देगा। ओके, तो टेल पे भी हो जाएगा। ठीक है, सो इंसर्ट एट जो है वो व्हाट वाज द आइडिया इंसर्ट एट करने का। अगर मैं आपको पॉइंटर दे दूं, एक और नोड बनाए, उसको पहले स्वैप कर दें। ठीक है, उस जगह पर जहां पर यानी लिंक लिस्ट अगर दी हुई है, ये आपकी लिंक लिस्ट चलती हुई आ रही थी और ये आपके पास एक नोड था, इस जगह पे इंसर्शन करनी है। यहां पे पहले ही 6 वैल्यू पड़ी हुई है और यहां पे आगे लेट्स से 7 वैल्यू पड़ी हुई है, वटएवर। ठीक है, आगे पूरी लिंक लिस्ट पड़ी है और मैंने यहां पर एक नया नोड ऐड करना है और मैं चाहता हूं कि ये जो नया नोड है, नया नोड ऐड हो जाएगी 5.8 के नाम से। ओके, सो व्हाट्स द आइडिया कि मैं एक नया नोड बनाऊंगा, फिर ये जो 6 वैल्यू है ये मैं इधर रख दूंगा और यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा 5.8 और फिर क्या करूंगा, इसका जो नेक्स्ट है वो यहां पॉइंट करा दूंगा और जो इसका नेक्स्ट है वो यहां पॉइंट करवा दूंगा। और अगर मैं इंसर्ट आफ्टर करना है तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो इंसर्ट बिफोर वाज द प्रॉब्लम, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये O1 में हुआ अगर आप इफ आई गिव यू द पॉइंटर। ठीक है, इवन आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डिलीट कि जो इससे आगे वैल्यू पड़ी हुई है वो इधर शिफ्ट कर दो और फिर मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर मेरे पास इसी नोड के पास मौजूद है तो मैं करूंगा, मैं अगले वाले नोड को डिलीट करूंगा। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। बट द प्रॉब्लम वॉज कि डिलीट टेल करना आसान नहीं है क्योंकि डिलीट टेल का नेक्स्ट कोई मौजूद ही नहीं है। अब कैसे डिलीट करें? ओके, दिस वॉज द बिगिनिंग।
So delete tail is a problem. Delete tail is a problem. और सिर्फ इस डिलीट टेल को अचीव करने के लिए हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट उठाई. ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्ट. ओके, ये बात समझ आई. फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया कि डिलीट टेल नहीं हो सकते. ठीक है, व्हिच इज वेरी वेरी सैड एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. ठीक है, जब हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना दी तो हमने हर एक के पास को उसका प्रीवियस पॉइंटर भी पड़ा हुआ है. ठीक है, हर नोड के पास उसका प्रीवियस पॉइंटर भी पड़ा हुआ है. ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बाद हमने जैसी बनाई, हमने कहा यार ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर हम क्यों रुके. बात यह है कि हमने लेफ्ट और राइट अगर रख दिया है तो हम तो बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं. मतलब यह कि जैसे हमने एक्सेल बना दिया, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे पास अप पॉइंटर भी है और हमारे पास लोअर पॉइंटर भी है. डज इट मेक सेंस. ठीक है, इवन हम सर्कुलर वे में भी लिंक लिस्ट को अज्यूम कर सकते हैं. ये बात समझ. एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. और इसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हमने कहा यार एक और भी बड़ा मसला है कि तो सर्चिंग हो नहीं सकती. यानी अगर हम कहें कि सर्चिंग करनी है, अगर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है और मैंने इसे सर्च करना है, सर्च के इज द वैल्यू व्हिच आई वांट टू सर्च, आई कांट सर्च. Actually, why I can't search? Because it is impractical. Because the searching take how much time? O of n time. Okay, I have to go through the entire link list. Even if it is sorted, I can't search. Okay, I can't search efficiently. Okay. So the problem of searching was जिसने हमें लीड किया. वाई नॉट वी इमेजिन आवर डब्ली लिंक लिस्ट लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर. ओके, कि आप वो लेफ्ट और राइट की जगह, सॉरी प्रीवियस और नेक्स्ट की जगह पर मैं आई स्टार्ट इमेजिनिंग माई डब्ली लिंक लिस्ट एज ए ट्री. ओके, वेयर हाउ आई विल गोइंग टू स्टोर इट. इट इज ए डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम बाइनरी सर्च. Okay, so the value will be here. That value is V. Okay, so you have a root node. Okay, which has a value, and it has a binary search tree to the left and binary search tree to the right. Okay, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो L है और इसकी जो तमाम वैल्यूज है सो VL कह देते हैं, और इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो VR है. So all the values in VL are smaller than V, and and this V is smaller than VR. This was the idea. Okay. This structure of storing data is actually called binary search tree. ओके, बाद में पहले हमने बाइनरी ट्री बनाया था और उसमें हमने इंसर्शन कैसे की थी याद है. रैंडम कॉइन टॉस करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. लेकिन उसमें जो सर्चिंग होगी वो फिर दोबारा ओ ऑफ एन ही होगी क्योंकि वो रैंडम ट्री है. और जो रैंडम ट्री होता है वो तो उसमें सर्च कैसे करें, हमें तो नहीं पता कि वैल्यू इधर पड़ी इधर पड़ी इधर पड़ी इधर पड़ी. ये बात समझ में क्या बात थी. ठीक है, तो हमने कहा चलो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते हैं और हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया. और मजे की बात यह है कि ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इसमें जो सर्च करने की कॉस्ट है वो कितनी है. वो है जितनी इसकी डेप्थ है या जितनी इसकी हाइट ऑफ द ट्री है. ओके, जितनी भी इसकी हाइट होगी दैट विल डिटरमिन कि इसको कितनी देर रहेगी. ठीक है, ये बात समझ आ गई. OFH is the height. ओके, हमने से H क्यों कहा, इसको हमने N की फॉर्म में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेटा स्क्यूड आ जाए. ठीक है, यानी कैन यू गिव मी ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंसर्शन जिसमें इसकी बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट है वो N हो जाए. अगर मैं सॉर्टेड डेटा दे दूं
अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करता हूं और सॉर्टेड डेटा दे दूं, तो जो इंसर्शन होगी उसकी जो ट्री की हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी? वो ओवरफैन बनेगी। ये बात समझ? डिसेंडिंग में दे दूं या असेंडिंग में दे दूं। अगर मैं डिसेंडिंग में दूंगा तो वो ऐसे लेफ्ट साइड में बन जाएगा, और अगर मैं असेंडिंग में दूंगा तो वो राइट साइड में बन जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, सो बात हो गुड। ठीक है, ऑल राइट। So what's the problem? The problem is this H. This H could be maximum of n. Okay? Which means the searching can potentially be of how much time? O of n. Which is unbearable. Okay? Which is unbearable. Okay? समझ में आ गई बात? We will going to discuss today two data structures, okay, which will going to make sure that the height will never exceed log n. Okay, so what's the objective of today's lecture? This H will always be O of log n. Okay, that is what we want to achieve. So how to achieve that? I hope everybody understood the question. Okay, so मसला ये है कि हमारी जो हाइट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? log n हो सकती है. Can we do something to make sure कि जो मेरा ट्री है वो हमेशा बैलेंस रहे? हमेशा बैलेंस करने का मतलब क्या है? कि इसकी जो हाइट है वो log n रहे. ओके, ये सबको समझ में आ रही बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. एंड आई वांट टू अचीव दिस नॉट लाइक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाए. ठीक है, सो इन रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? कि इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होती है? ओ ऑफ एच. तो उसी में ये सारा कुछ मैनेज हो रहा है. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, शुड वी मूव? ओके, ऑलराइट. अच्छा, आपको याद है? So for the first data structure which I'm about to talk about is called it is actually the inspiration from one of the question in our assignment. आपको याद है हमने कहा था to make, मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूं, make binary, make balance BST. और इसको हमने कहा था कि आपके पास एक वेक्टर पास हो रहा है. शाबाश, एक वेक्टर पास हो रहा है, M% की बेशक भेज दें, और ये वेक्टर, और इसका काम यह है कि ये मुझे नोड का पॉइंटर रिटर्न कर. और इसका काम, और बाय द वे ये जो V है ये सॉर्टेड अरे है. ओके, इफ आई गिव यू अ सॉर्टेड अरे, कैन यू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री आउट ऑफ दिस व्हिच इज बैलेंस्ड? ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया? एंड दैट यू कैन इजीली डू. आपको याद है क्या क्या आइडिया था? तो ये बताएं. शाबाश. सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कि लेट्स से ये हमारे पास अरे, हम इस अरे के मिडल में जाएंगे. ठीक है, और हम क्या करेंगे? सो बेसिकली व्हाट आई विल गो टू डू, सो लुक एट दिस. मैं क्या कर रहा हूं? सो मैं यहां पे एक mi बना रहा हूं. mi का मतलब मिडल इंडेक्स. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, क्या करें बताएं मुझे? सो एक तरीकाकार ये है कि मैं ना एक तरीकाकार है मैं इसी वेक्टर की दोबारा कॉपी ना बनाऊं. तो मैं कहता हूं कि इसके साथ ये देखें, मैं इसके साथ एक और बना लेता हूं इंटीजर si,
और इंटीजर EI। ये मेरा फंक्शन है जो मैं रिकर्सिव बना रहा हूं, और इसको ऑफ कोर्स किसी ने कॉल किया होगा, और इसमें ऐसा है 0 होगा, और जो EI है वो क्या होगा, वेक्टर डॉट साइज -1 होगा। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। आई हेट दिस। तो ये मैंने फंक्शन है बेटा बनाना है, ठीक है। तो अभी जो तैयब कह रहा है वो कहता है पहला तो आप मिडल निकाले, और मिडल कैसे निकालते हैं बताए मुझे। ऐसा है, अच्छा वो गलत होता है, ठीक है, उसमें वो ओवरफ्लो होने का खतरा होता है, बट ठीक है हम ऐसे कर देते हैं, ऐसा है प्लस EI, ठीक है, डिवाइड बाय 2। दिस इज परफेक्टली फाइन। दी ओनली इश्यू इज कि ये ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि अगर वेक्टर हमारा बहुत बड़ा है तो वो इंटीजर की रेंज से ये दोनों एडिशन जो है वो बाहर निकल सकती है। तो उसका फिर एक तरीका होता है, वो आपको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने मिडल इंडेक्स निकाला, तो हम क्या करें, तो मैं एक नया नोड बनाता हूं। सो आई विल गोइंग टू मेक ए न्यू नोड। सो नोड, लुक एट दिस, नोड क्या करेगा ये, नोड पॉइंटर न्यू नोड। ओके, तो मैं इसको n कह देता हूं। ये मेरा न्यू नोड बना, इज इक्वल टू मैंने न्यू नोड कहा, और इसकी जो वैल्यू है वो है इस वेक्टर का कौन सा एलिमेंट, मिडल एलिमेंट। और अब सवाल ये कि इसके लेफ्ट को क्या कहना है और इसके राइट को क्या कहना है। ओके, ये बात समझ आ गई बात। सो एक्चुअली जो ये कह रहा है वो कह रहा है कि ऐसा करते हैं, n के लेफ्ट को मैंने क्या असाइन करना है और n के राइट को मैंने क्या असाइन करना है, दैट्स समथिंग वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। और वो मैं क्या करूंगा, वो हम ये करेंगे कि हम दोबारा से मेक बेस की कॉल कर देंगे, और इसमें क्या भेज देंगे, इसमें अगेन हम v भेजेंगे, और इसमें होगा SI, और इसमें होगा MI-1। ओके, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेक BST अगेन, और इसमें हम v भेजेंगे, और इसमें हम MI+1 भेजेंगे, और यहां क्या भेजेंगे, EI भेजेंगे, और हम आखिर में रिटर्न क्या करेंगे, n रिटर्न करेंगे। दैट्स इट, वी हैव एक्चुअली मेड ए बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ओके, सॉरी, हाँ बेस के साथ खुद ही लिख लें, ठीक है, एक ही नोड है तो वो वही बना के रिटर्न करवा दें, ठीक है, ठीक है, या ऐसा ही EI से बड़ा है तो वैसे ही नल रिटर्न करवा दें, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं आपको, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ये मुझे ये दे दो, अपने ये बंद कर दो बेशक, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, ये थैंक यू सो मच, सो मच। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें, एक तरीका ये हो सकता है कि इसको ये ना हाइट वाइज इमेजिन किया जाए, कि हाइट वाइज अगर हम देखें तो n इधर जा रहे हैं, हाइट वाइज अगर हम देखें तो इन दोनों के दरमियान में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अच्छा, हाइट में अगर मैं ना सोचूं, अगर मैं साइज की फॉर्म में सोचूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में सोचूं, तो क्या हो रहा है, अगर यहां पर एलिमेंट n, यानी तकरीबन यहां पर भी n/2 जा रहे हैं, यहां पर भी n/2 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हर लेवल पे वो हाफ होते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ लेवल्स विल बी हाउ मच, log/2n। सो इस ट्री की जो ओवरऑल हाइट होगी वो कितनी होगी, log/2n होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द आर्गुमेंट। ओके, ठीक है जी, सबर, ठीक है, बट एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जब किसने किया, वो किसने बहुत अच्छा सवाल किया, ये तो अज्यूम कर रहा है कि डेटा हमारे पास पहले ही है। ओके, ये बात समझ। चलो जी, अब हम जाते हैं डायनामिक सेटिंग में, और डायनामिक सेटिंग क्या है कि भाई ड्यूरिंग द इंसर्शन अब हमने फिगर आउट करना है, ठीक है। चलो जी, मजेदार का वापस आने वाला है, ठीक है। चलो जी, अब हम करते हैं काम। So look at this. What's the idea? The idea is the following. What I will going to do is I will going to do the insertion in the binary search tree exactly like how I used to do. Okay? आपको याद है मैंने एक लेक्चर किया था जिसमें मैंने कहा था कि आप कोई भी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट
किसी भी नोड में रख सकते हैं। और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का मतलब है वो एट्रीब्यूट जो के नीचे वालों की प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाया जाए, जिसमें हमने हाइट कहा था, जिसमें हमने डेप्थ कहा था, जिसमें हमने मैक्स कहा था, जिसमें हमने मिनिमम भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह हमने और क्या था, और हमने साइज भी कहा था कि साइज भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट्स डू द फॉलोइंग कि हम ये जो ट्री बना रहे हैं ना, उसमें हम अपने नोड की मैं आपको वो दे रहा हूं, प्रॉपर्टी दे रहा हूं, और वो ये है कि आपने एक स्ट्रक्ट बनाना है नोड, और इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर ऑफ कोर्स एक तो टी टाइप की वी वैल्यू होगी, और इसके अंदर एक इंट टाइप का साइज होगा। एंड व्हाट इज साइज? खड़े दो जी, साइज क्या होता है? साइज क्या कहता है? मेरे मेरे इंक्लूडिंग मी, मेरे नीचे जो ट्री पड़ा हुआ है उसका साइज कितना है? बैठ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। मेरे नीचे जो ट्री पड़ा था उसका साइज कितना है? ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, so this size says के the size of the subtree below me, ठीक है, below me including me as well। ओके, ठीक है, या below me की जगह आप कहते हैं rooted at v, rooted at v। ओके, ये बात समझना की बात, यानी इस v के ऊपर v को अगर मैं रूट लूं तो इसके नीचे जो ट्री है उसका साइज कितना है, ये आपने हर नोड पे मेंटेन करना है। ठीक है, और इट इज वेरी इजी टू मेंटेन। व्हाई इट इज वेरी इजी टू मेंटेन? इंसर्ट करते हुए क्या करेंगे? सॉरी, इंसर्ट करते हुए जिस पाथ में आप जाएंगे वहां पे आप एक इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं, और डिलीट करते हुए जिस पाथ पे आप जाएंगे अगर वो मिल गया है तो वो शायद बूल रिटर्न कर दे, और क्या करे, जहां अगर नीचे वो डिलीट कर चुका हुआ है तो ऊपर वाले हर सब ट्री के ऊपर वो साइज -1 करता जाएगा। इधर रख दो, मैं तुम्हारी ना फैंटी लगा दूंगा, रिकॉर्ड भी हो गया। अभी देखते हैं, रुक जाओ, सबर कर लो ना तुम्हें भैया। ठीक है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों खड़ा किया? बैठ जाओ। अच्छा, ठीक है, सो फार सो गुड। सो लेट्स से साइज मैंने मेंटेन रखना है। ठीक है, ऑल राइट, मजे का काम बना। और ऑफ कोर्स हमने नोड टाइप के 3 पॉइंटर्स रखे हुए, एक है लेफ्ट, एक है राइट, और एक है पैरेंट। ठीक है, आई होप यू ऑल अग्री कि ये आराम से मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने मेंटेन करना भी है। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग। ओके, you do the following। what you do this, मजे के बाद उसकी एल्गो में नहीं है, मजे के बाद उसके एनालिसिस में मैं बता रहा हूं। एल्गो तो ऐसे छोटा सा बनाएंगे, वो क्या 3-4 लाइनों का बनेगा टोटल। ठीक है, बट मजे की जो बात है ना उसके एनालिसिस में, एंड दैट्स समथिंग रियली ब्यूटीफुल टू सी। ओके, ठीक है, अच्छा जी, चलिए ये देखें। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग। आप बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री में से इंसर्ट, सो वट एवर यू आर मेकिंग, इसके एक्चुअली बात है, इस ट्री का नाम होता है स्केपगोट ट्री। स्केप गोट ट्री। ओके, इसका जो इंसर्ट फंक्शन है, इसके अंदर टी टाइप की वी वैल्यू आती है। ठीक है, एंड यू इंसर्ट इट एग्जैक्टली लाइक यू यूज टू डू। ओके, मतलब क्या, जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्ट हुआ करते हैं उसका इंसर्ट हुआ करें, इंसर्ट कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स से ये एक रूट है, ये सब ट्री में गया, ये सब ट्री में आया, ये सब ट्री में आया, यहां पर भी कोई सब ट्री है। ओके, ठीक है,
Now what you do is the following. You do the following. Let's say, so you insert, you maintain the size, okay? And you ask this question. Tell me if I am at a particular, so by the way, yes, ऊपर उसका tree हो. So if I am at a particular node, उसका लेफ्ट की साइज निकालो. ओके, बाय द वे, यानी कि मैं किसी भी नोड पे हूं तो मुझे वो कह रहा है कि मुझे अपने लेफ्ट ट्री का साइज बताओ और मुझे अपने राइट ट्री का साइज बताओ. ठीक है, ऑलराइट. आई विल कॉल इट एन इम्बैलेंस ट्री, सब ट्री. I will call it an imbalance subtree if this is the condition. What is the condition? कि इन दोनों के दरमियान में जो साइज का डिफरेंस है, लेफ्ट और राइट के अंदर जो साइज का डिफरेंस है वो हाफ से ज्यादा है. मतलब क्या? मतलब है कि अगर इसका साइज एस है और इसका साइज भी अगर तो इसका यानी मैं लेफ्ट साइज कह रहा हूं और ये है राइट साइज. ओके, तो अगर लेट्स से एल एस बड़ा है, ठीक है, सो व्हाट विल आई कॉल, सो इफ द ट्री विल बी कॉल्ड बैलेंस अगर इनके दरमियान में जो डिफरेंस है ना, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो हाफ से कम है. मतलब ये कि अगर इसका साइज है 10 और इसका साइज है 5 तो मेरे को कोई मसला नहीं. लेकिन अगर इसका साइज है 10 और इसका साइज है 4 तो अब ये इम्बैलेंस है. यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको हाफ तक अलाउ करूंगा, लेकिन अगर हाफ से ज्यादा हुआ नहीं अब अलाउ नहीं आपको. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है इस सब ट्री ने रीस्ट्रक्चर होना है. ये बात समझ में? I hope everybody understands. Okay? सबको सवाल समझ में आ गया? सबको सवाल समझ में आ गया? So let me reiterate what I just said. A tree will be called imbalance. A subtree will be called imbalance अगर इसके लेफ्ट ट्री का साइज और राइट ट्री का साइज अगर वो उनमें हाफ से ज्यादा का इम्बैलेंस है तो मैं कहूंगा ये सब ट्री इम्बैलेंस है. दिस पार्ट ऑफ द सब ट्री need to be repopulated. Okay, ये बात समझ आ गई? This part of the subtree need to be repopulated. And how I will going to repopulate it? That's very easy. कैसे करूंगा? Can anybody give me the idea? हाँ? इस पार्ट का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं और वो एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम ये फंक्शन कॉल कर देते हैं. ये क्या करेगा? ये इसको एक बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर देगा और फिर हम क्या करेंगे? इस नोड को उस पुराने सब ट्री की जगह पे इंप्लांट कर देंगे. और इंप्लांट करना इज वेरी इजी. पेरेंट मॉडल आपके पास है इस नोड का, क्या करेंगे? उसके पेरेंट में जाएंगे. अब देखिए यहां पेरेंट का ये लेफ्ट था या राइट था, क्या करेंगे? ये बैलेंस ट्री आपके पास बन चुका हुआ है. आप क्या करेंगे? इस सब ट्री को डिलीट कर देंगे, पूरे सब ट्री को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे ये नया वाला ट्री जो है वो प्लांट कर देंगे. ये बात समझ आई? ठीक है? हाँ, नहीं हम इंसर्ट कर देंगे. इंसर्ट करते हुए हम उसी पाथ पे ऊपर आएंगे और हमें अगर किसी जगह पर अगर ये रूट तक पहुंच गया और इम्बैलेंस नहीं था तो उसका मतलब ये इंसर्शन हो गई. लेकिन अगर पाथ के अंदर कहीं भी इम्बैलेंस आया तो इसका मतलब क्या होगा? उसको रिपॉपुलेट कर देंगे. जी, इंसर्ट करते हुए हम रिकर्जन में जाएंगे ना नीचे और रिकर्जन में से हम वापस ऊपर आएंगे. जब इंसर्ट कर लिया उसके बाद हम ऊपर आए. ठीक है, जब ऊपर आए आप चेक किया, मुझे बताओ लेफ्ट ट्री का साइज बताओ, राइट ट्री का साइज बताओ, साइज के दरमियान में डिफरेंस कितना है? अगर वो
यानी जो बड़े वाला है वो अगर उसके डबल से ज्यादा है तो इसका मतलब है इम्बैलेंस। ये बात समझ, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इजी, मैं आपको एल्गो की फॉर्म में बताता हूं। सो इंसर्ट इंसर्ट, सो आई एम अज्यूमिंग कि इंसर्ट क्या करता है, वो मुझे ना एक पाथ रिटर्न करता है, ठीक है। और पाथ क्या है, मेरा रिवर्स ऑर्डर में पाथ है। रिवर्स ऑर्डर पाथ मतलब क्या, जहां पर सेशन हुई है वो वाला नोड, फिर ऊपर वाला नोड, फिर ऊपर वाला नोड, इस तरह से चलता हुआ डाउन से ऊपर, ठीक है। और मैं कहता हूं ऑन दिस पाथ, सो ऑन दिस पाथ check if imbalance, if imbalance happened तो क्या करो, ऑन एनी नोड जिसके ऊपर भी इम्बैलेंस हो तो क्या करेंगे, हम ऐसे करो, इसको रीपॉपुलेट कर दो। रीपॉपुलेट करने का मतलब क्या है, सॉरी, हम मुझे कहेंगे हाँ भाई इसके ऊपर एल एन आर ट्रेवर्सल लगाओ, एल एन आर ट्रेवर्सल लगाओ। किसके ऊपर, जिस जिस रूट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस रूट के ऊपर ये हमें एक वेक्टर दे देगा, ठीक है। इस वेक्टर की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक नोड आएगा जो कि एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्रिएशन से आ जाएगा, ओके। और इस नोड को इस आर के ऊपर की जगह पर इंप्लांट कर दो। ये बात सुना, सो implant n on R, okay, and that's it, okay. What is the question which I haven't answered? By the way, एल्गो मैं पूरा बता चुका हूं, बिल्कुल इंसर्शन में भी यही होगा, डिलीशन में भी यही होगा। डिलीशन में भी क्या करेंगे, जिस पाथ के ऊपर जाके डिलीशन हुई है, ठीक है, डिलीट करने के बाद आप क्या आएंगे, उस पूरे पाथ क्या चेक करेंगे कहीं पर इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। अगर इम्बैलेंस हो गया तो उस सब ट्री को क्या कर देंगे, दोबारा से यही एलएनआर ऑर्डर लगाएंगे और उसके ऊपर दोबारा से ट्रांसप्लांट करवा देंगे। सवाल मेरा सुन ले, सवाल क्या है, सवाल यह है, व्हाट इज, हाँ जी, व्हाट शुड बी माय क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू आंसर, टाइम कम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ओके। सॉरी, दोबारा बताएं क्या, बिल्कुल, ये हर दफा, ये काम हर दफा नहीं होता, ये कभी कभी होता है, एंड दैट इज समथिंग वेरी नॉट इजी टू आंसर। ये बात समझ आ गई, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और मैं अभी आपको जब बताऊंगा ना इसकी एमोटाइज एनालिसिस बताऊंगा, ओके, आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स एमोटाइज एनालिसिस, ओके जी। आपको समझ में आ गई बात मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप के यू कैन इजीली इंप्लीमेंट दिस, इसको इंप्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दी ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज कि इसको आर्ग्यू करना कि ये ठीक है या नहीं। इसको आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजी बैलेंस ट्री इंप्लीमेंटेशन यू कैन हैव, ओके। ये बैलेंस ट्रीज की इंप्लीमेंटेशन होती है ना, उसमें सबसे इजी इंप्लीमेंटेशन ये है, स्केपगोट, यू कैन इंप्लीमेंट इट लाइक दिस, ओके। आपने ये फंक्शन पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है, आपने ऑल यू हैव टू डू इज के इसके ऊपर एलएनआर ऑर्डर लगाए, वेक्टर में लेके आए, उसकी जगह उसको ट्रांसप्लांट कर दें। इट्स अ वन लाइन कोड, उसके पेरेंट में जाके उसका लेफ्ट या राइट उसको इसकी जगह ये काउंटर करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको दिस इज द मोस्ट इजियर बैलेंस ट्री इंप्लीमेंटेशन जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। बट आई हैव नॉट आंसर्ड वन क्वेश्चन, ओके। आई विल गिव यू ए वेग आइडिया, ओके, कि इसकी कम्प्लेक्सिटी, ओके, इट्स नॉट हार्ड टू प्रूव कि इसकी जो हाइट होगी, इस तरह के ट्री की जो हाइट होगी वो लॉग एन होगी। डू यू एग्री कि स्केपगोट ट्री, सो स्केपगोट ट्री हैज द हाइट ऑफ O of log n, log base 2. Can anybody give me the reason why? Balance in which fashion? Size के fashion. So actually अगर आप देखें तो आप एक नोड के ऊपर खड़े हैं जो कि रूट है,
तो आपको ये पता है कि अगर वो बैलेंस्ड है विद रिस्पेक्ट ऑफ स्केपगोट प्रॉपर्टी, तो आपको एक बात पता है कि लेफ्ट ट्री पे भी तकरीबन अगर साइज एलिमेंट्स हैं तो जो राइट वाले हैं वो इसके हाफ से ज्यादा नहीं हो सकते, हाफ से कम नहीं हो सकते। तो अगर आप हाइट मैक्सिमम किधर होगी, जिस तरफ ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक ये मैं इस नोड पे बैठा हुआ था, तो एक ट्रांजिशन करने से तकरीबन n/2 एलिमेंट्स यहां पे चले गए, और जो इधर चले जाएंगे वो कितने चले जाएंगे, वो n/2 एलिमेंट्स चले जाएंगे। या इसको ऐसे कहते हैं n माइनस, या n माइनस n/2 एलिमेंट यहां पे चले जाएंगे। ये बात समझ? ठीक है, तो आप हर एक डिप के ऊपर आपका जो प्रॉब्लम साइज है वो कितना होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। ठीक है, अगले पे भी यही होगा, अगले पे भी यही होगा, अगले पे भी यही होगा। तो यू नो कि दोनों के दरमियान में आप हर एक एक्शन के बाद आपका जो प्रॉब्लम साइज है वो तकरीबन तकरीबन कितना हो जाता है, एक फ्रैक्शनली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? बाय द वे ये तो है ना मैंने बैलेंस, अगर बैलेंस ना हो तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहां पे अगर n एलिमेंट्स थे तो लेफ्ट साइड पे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर मैं कहूं इनके दरमियान में गैप है, मैंने कहना है कि गैप जो है वो हाफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जी। अगर मैं कहूं 100 नोड है, अगर 100 नोड है तो इधर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर मैं कहूं इधर 30 है तो इधर कितने होंगे, इधर 70 होंगे, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डबल से ज्यादा है। तो कितना होना चाहिए, अगर यहां पे मैं कहूं कि 40 है और यहां मैं कहूं 60 है तो ये ठीक है ना। सो कैन यू गिव मी सम अदर थिंग, ये कितना हो जाएगा 45, और नहीं 45 थोड़ा ज्यादा कर देते ना, तो अगर मैं इसे 35 कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे 65, तो ये भी ठीक है ना। तो कितना बड़ा स्क्यू हो सकता है, कैन यू गिव मी ये नंबर, अगर ये n है तो ये कितना होना चाहिए तकरीबन, ताकि वो 2 से ज्यादा नहीं हो। सो एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर यहां पे t है तो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू t/2 होने चाहिए, है ना। तो t की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो ये होगा t प्लस t/2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताएं, ये हो जाएगा 3t/2 और ये कितना हो जाएगा n, और आई कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2/3n। ये सब मेक सेंस? तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि यहां पे 2/3n t वैल्यू n वैल्यूज हो, और यहां पे कितनी वैल्यूज हो, n/3 वैल्यूज। इससे ज्यादा बड़ा स्क्यू नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात? तो क्या होगा, आप ज्यादा ज्यादा नोड इधर जा रहे हैं बेटा, ये ज्यादा नोड है, ये ज्यादा नोड है, ये ज्यादा नोड है, तो किसकी हाइट ज्यादा होगी, लेफ्ट वाले की हाइट ज्यादा होगी। डज इट मेक सेंस? तो फिर ये दोबारा से ब्रेक होगा, दोबारा से ब्रेक होगा, दोबारा से ब्रेक होगा, तो उसकी हाइट कितनी बनेगी, डेप्थ कितनी बनेगी। अगर वो डिवाइड बाय 2 हो रही हो, डिवाइड बाय 2 हो रही हो, डिवाइड बाय 2 हो रही हो, तो वो log base 2n होता है। अगर वो डिवाइड बाय 3 हो रही हो, डिवाइड बाय 3 हो रही हो, डिवाइड बाय 3 हो रही हो, तो log base 3n होता है। यहां पे बेसिकली जो डिवाइड हो रहा है ना, सो कैन आई राइट दिस थिंग एज n, लाइबा देखो सर, अलिया सॉरी, n डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट दिस एज 3/2, कैन आई से दिस, कैन आई से 2n/3 एज n डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, है ना। तो जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो कितना है, 3/2 है। ये बात समझ। सो इस ट्री की जो हाइट बनेगी ना, इस ट्री की जो हाइट होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली log base 3/2n, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज एक्चुअली log n, क्योंकि जो log की बेस होती है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। log की बेस होती है वो सारी इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट का फर्क आता है। So this is approximately how much? This is approximately O of log n. Does it make sense? ठीक है, so हमें यह पता है कि इस तरह के ट्री की जो हाइट होगी वो log n होगी। so इसका मतलब है कि ये जो स्केपगोट ट्री है, डू यू ऑल अग्री कि हमने एक चीज प्रूव कर दी है। क्या प्रूव कर दी है
कि स्केपगोट ट्री के अंदर सर्चिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी है, log n। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज प्रूव करना बाकी है, वो है इंसर्शन की कॉस्ट कितनी है। क्योंकि इंसर्शन की कॉस्ट तो वर्स्ट केस में n हो सकती है। क्यों? क्योंकि रूट पे जाके इम्बैलेंस हुआ। अगर रूट पे जाके इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्री रिक्रिएट होगा और मेमोरी ज्यादा रहेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? यानी ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस में कि आपका क्रिएट दोबारा से करना पड़े, दोबारा से करना पड़े, दोबारा से करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लुक एट दिस, क्योंकि अब ये बड़ी मजेदार बात है, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल। ओके, लुक एट दिस। अगर मैंने लेट से एक ट्री बनाया और वो ट्री अभी अभी आपको n की 10 पड़ी है, n की 10 पड़ी होगी तो क्या होगा, परफेक्टली बैलेंस मैंने बनाया होगा, तो ये तकरीबन तकरीबन n/2 एलिमेंट्स यहां आए होंगे और तकरीबन तकरीबन n/2 एलिमेंट्स यहां होंगे। यू ऑल एग्री विद दिस? अगर अभी अभी 10 पड़ी है इसको यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब इधर बात सुने, अगली 10 इसको कब पड़ेगी, इस जगह पे कब पड़ेगी, इस जगह पर अगली 10 कब पड़ सकती है? लेफ्ट और राइट दोबारा से इम्बैलेंस हो, है ना, लेफ्ट और राइट इम्बैलेंस। लेट्स से हम इंसर्शन देखते हैं, तो कब कब अब जो है वो इसको 10 पड़ सकती है कि सारे एलिमेंट में क्या करता जा रहा हूं, एक ही साइड पे इंसर्ट करते जा रहा हूं, है ना, सारे के सारे मैंने एक ही साइड पे इंसर्ट कर दी। अच्छा, कितने इंसर्ट मैं करूंगा तो उसके बाद इम्बैलेंस आएगा? यस, सही कह रही है। एटलीस्ट n/2 में और ऐड करूंगा तो जाके इम्बैलेंस आना है, वरना इम्बैलेंस नहीं आना। डू यू एग्री? यानी तकरीबन तकरीबन अगली n/2 इंसर्शन मुझे फ्री में पड़ रही है। ये बात समझ आ गई? यानी कि तकरीबन तकरीबन मैंने, यानी व्हाट विल हैपन, द वर्स्ट केस इज कि मैं सारी की सारी नेक्स्ट n/2 इंसर्शंस कहां करूं, लेफ्ट साइड पे करूं, then it will going to reoccur an imbalance call at this node, otherwise अगली n इंसर्शंस के लिए कोई मसला नहीं। ये बात समझ में आगे मजेदार बात है। नाउ इट्स ओनली वन लाइन आर्गुमेंट लेफ्ट। ओके, लेट मी गिव यू द एमोटाइज एनालिसिस। एंड व्हाट इज द एमोटाइज एनालिसिस? एमोटाइज एनालिसिस इज द फॉलोइंग। मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्री है ना, ठीक है, इस ट्री के ऊपर हर इंसर्शन जो होती है ना, हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो लेट से अपने साथ 3 कॉइन्स लेके आती है। कितने कॉइन लेके आती है? 3 कॉइन लेके आती है। तो लेट से मुझे ये बताएं कि जब मैं इस ट्री के अंदर इंसर्शन करूंगा तो हर इंसर्शन कितनी कॉस्ट पड़ रही है मुझे? 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए की तुम्हारी कॉस्ट पड़ती जा रही है, ठीक है ना। वो आगे इंसर्ट हो गया, लेकिन 3 रुपए उसने अपने पास सेव करके रखे हुए, है ना। अब एक मजेदार काम करते हैं, ठीक है। मजेदार काम ये है, जब जब ये रीपॉपुलेट होगा तो कितनी इंसर्शंस पहले हो चुकी हुई हैं? n इंसर्शंस हो चुकी हुई है ना। उन सब के पास 3-3 रुपए पड़े हुए हैं, उनमें से n/3 के पास 3 रुपए पड़े हुए हैं। वो क्या करता है, वो सारे 3 रुपए इन सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। अब जब हम इसको रीपॉपुलेट करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? हर एक के पास 1 रुपया पड़ा हुआ है, वही वो रुपया डोनेट कर देते हैं, विच मीन्स कितनी कॉस्ट आई? टोटल दोबारा से कॉस्ट आई 3n, है ना। ऑन एवरेज कॉस्ट कितनी हुई? दिस हैपेंड आफ्टर हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी इंसर्शंस? n/3 इंसर्शन। n/3 इंसर्शन के बाद आपको जो कॉस्ट आई है वो 3n आई है। ये बात समझ आई? तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 3n, और n/3 n/2 इंसर्शन के बाद हुई है। सो n डिवाइडेड बाय n/2 करें तो कितना होता है? वो तकरीबन 2n होगा, वैसे ये 2 वैल्यू होगी, है ना, विच इज जस्ट ए कांस्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट रीपॉपुलेशन विल हैपन आफ्टर O of n इंसर्शन, उससे पहले नहीं हो सकता, विच मीन्स ऑन एवरेज जो कॉस्ट होगी वो अभी भी एमोटाइज O of 1 ही रहेगी। दैट्स द मेन आइडिया। एंड द सेम आर्गुमेंट विल वर्क ऑन डिलीशन। कैसे? कि दिस, अगर मैं एक जगह पर बैलेंस कर चुका हूं तो री इम्बैलेंस कब आ सकता है, इम्बैलेंस दोबारा कब आ सकता है? कि अगर मैं उसमें से n/4 वैल्यूज डिलीट कर दूं
तभी वो इम्बैलेंस आ सकता है, वरना वो इम्बैलेंस नहीं आ सकता। ये बात समझ में? विच मीन्स क्या मतलब है, जब भी मैं डिलीट करने आ रहा हूं 7 3 रुपए मैं लेता आता हूं और वो 3 रुपए बाकी बाकी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्या होगा? अब जब मैं दोबारा से एन बाय 4 डिलीशंस के बाद ही इम्बैलेंस आना है, और वो जो पूरी रिक्रिएशन की कॉस्ट है वो एन है, तो एन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी ऑपरेशन दिस इम्बैलेंस हैज हैपेंड, एन बाय 4, तो एन डिवाइड बाय एन बाय 4 कितना हुआ? 4 हुआ, तो 4 इज जस्ट ए कांस्टेंट, सो द इम्बैलेंस विल गोइंग टू अपीयर, ठीक है ना, आफ्टर O ऑफ n insertions और O of n deletion, ठीक है, एंड दिस इज ट्रू ऑन एवरी नोड, ओके, यानी किसी भी नोड के ऊपर रिक्रिएशन अगर हुई है तो उसके ऊपर इम्बैलेंस दोबारा की तरह कब आ सकता है, ठीक है, वही उस ट्री के नीचे जो साइज है उसके उसकी हाफ वैल्यूज जो है वो एक ही साइड पे इंसर्ट हो जाए, या जो हाफ वैल्यूज है वो डिलीट हो जाए फ्रॉम फ्रॉम वन साइड, ठीक है, दैट्स ये बात समझ? This is our scapegoat tree. I think this is the most beautiful part in this entire. I mean, implementation is very easy. The nice thing is its argument, how it gives this very elegant argument. Okay, this is actually called scapegoat tree. Okay, all right. I really loved it. I mean, आमतौर पे ये undergrad के students को नहीं पता होता, but I really like it in a sense because this is something. I mean, in that sense, it is nice क्योंकि ये ना basically, actually in real life, this is actually far better. You know why? क्योंकि सारी डिलीशंस एक ही साइड पे होना ये बड़े रेयर इवेंट्स होते हैं, ओके, तो ये जो रीबैलेंस वगैरह चीज होना है ये कभी कभी इवेंट्स होते हैं, तो इन दैट सेंस इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, ओके, बट ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। क्यों एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है? क्योंकि आपको उस पार्ट को रिकॉपुलेट करके एक वेक्टर में रखना होता है और रीजनरेट करना होता है, ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी एफिशिएंट, और ये ना काफी सारे जो रियल एप्लीकेशंस है उनके अंदर ये यूज होता है, ओके, सो दिस इज स्केपगोट ट्रीज, ओके। नाउ अगला जो मैं आपको बड़ा मजेदार किस्म का डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इट्स नेम इज बाय देयर इन्वेंटर्स, मुझे इनके नाम नहीं पता, AVL कहते हैं इसको, ओके। अच्छा, जो AVL ये तीनों नाम है, मुझे आप देख के बता दीजिएगा नोट्स में जो लिखे। अच्छा, इसकी जो इंस्पिरेशन मैं आपको स्पेशल बताता हूँ, और इंस्पिरेशन इज वेरी ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट। अच्छा, वो कहता क्या, पहले ट्राई टू टेल मी व्हाट सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन के आइडिया क्या है, ओके। आइडिया कुछ ये है कि लेट्स से एक मैं आपको ट्री बताता हूं, और वो ट्री है कि लेट्स से ये एक ट्री है, ये इसका रूट है, ये एक और नोड है, ये इसका लेफ्ट नोड है और ये इसका राइट नोड है, ओके। ये एक और नोड है, ये इसका लेफ्ट नोड है, ये इसका राइट नोड है। काइंडली टेल मी, तो मैं ना जानबूझ के इसके नाम लिख रहा हूं, यहां पे आएगा ए, लाइबा, ये देखो, ये ना आप इसके पास भी अटेंडेंस आई हुई है तुम्हारे पास, या वैसे लिख रही हो तुम? अभी ना लिखो ना, ठीक है। यहां पे लेट्स से बेटा मैं ए लिख देता हूं, ये ए एक वैल्यू नहीं, ये बहुत सारी वैल्यूज है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सब ट्री, ओके। यहां पे बेटा मैं बी लिख देता हूं, यहां मैं सी लिख देता हूं, यहां मैं डी लिख देता हूं, यहां मैं ई लिख देता हूं, यहां मैं एफ लिख देता हूं, और यहां मैं जी लिख देता हूं, ठीक है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज ए सब ट्री, तो ये एक वैल्यू नहीं, ये बहुत सारी वैल्यूज है, ठीक है। बट ये वैल्यूज जो होंगी वो बी से छोटी होंगी, और जो ये वैल्यूज हैं सी वो बी से बड़ी होंगी, और वो ऑफ कोर्स वो डी से छोटी होंगी, और ये इस तरह से ये एक ऑर्डर है, ये बाइनरी सर्च ट्री है। डू यू एग्री? ये बाइनरी सर्च ट्री है, ओके। नाउ लेट टेल मी वन थिंग, आई विल गोइंग टू डू सम एक्शंस एंड यू हैव टू टेल मी कि वेदर इट विल गोइंग टू अफेक्ट कि ये बाइनरी सर्च ट्री रहेगा या नहीं रहेगा,
ओके, ठीक है। मैं दो मूवमेंट आपके सामने कर रहा हूं, दोनों बड़ी सिमिलर मूवमेंट्स हैं। ओके, वन मूवमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड, इसे कहते हैं, व्हाट शुड वी नेम इट, एंटी क्लॉकवाइज, या आमतौर पर इसको जिग कहते हैं। ओके, जिग मूवमेंट, और जो उधर होगी उसे कहते हैं जैग मूवमेंट। ओके, आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, और हो सकता है मैंने नाम गलत बता दिया। ठीक है, इनमें से किसी एक को जिग कहते हैं, किसी एक को जैग कहते हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स कॉल इट जिग and let's call it zag. Okay, all right. So let me first explain what is the zig movement, how zig movement will happen, and if I do a zig movement, it will still be a binary search tree. Okay, it will still be a binary search tree. How? Look at this. Okay, let's say, और by the way ये क्या है, और लेट्स से इसके ऊपर एक ट्री है, आई डोंट केयर क्यों क्या है, ठीक है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये सब ट्री है। ओके, नाउ लुक एट दिस, और लेट्स से आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस वर्टेक्स। ओके, आई एम स्टैंडिंग ऑन डी। ओके, ठीक है, मेरा नाम क्या है, सालिया, सालिया, सालिया बेटा, आप यहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं कौन सी मूवमेंट करो, जिग मूवमेंट करो। ओके, जिग मूवमेंट का मतलब यह है कि इसकी जो राइट साइड है उसको उठा के रूट बना दो। ठीक है, उसको उठा के रूट बना दो। ओके, तो रिश्ता है ना, ये यहां जो उसको उठा के इधर रखें तो ऑफकोर्स ये वाली चीज नीचे जाएगी, है ना। तो लुक एट दिस, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा है। वो कहता है इसकी जो, क्योंकि मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं, ओके, थ्रू डी, तो इसका मतलब है जो एफ है उसने ऊपर आना है, तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू लीड, इट इज गोइंग टू क्रिएट एफ, एफ को वो ऊपर ले आएगा, एफ के जो राइट साइड पे था वो अब भी राइट साइड पे रहेगा, मतलब ये जी इधर रहेगा। ठीक है, और क्योंकि एफ ऊपर आ गया तो डी उसके नीचे आ जाएगा। ओके, सो लुक एट दिस, सो डी विल कम हियर, डी अब उसका क्या हो गया, लेफ्ट एलिमेंट हो गया। ओके, और डी के जो नीचे थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब डी के नीचे है बी, और बी के नीचे है यहां पे ए, और बी के राइट साइड पे है क्या, सी। कैन यू टेल मी देयर इज वन मिसिंग एलिमेंट, ई। ओके, ये बात सुनाई, एंड वी हैव वन स्पेस एज वेल विच इज डी का राइट, और डी को हम इसके डी के राइट पे हम क्या कर देते हैं, ये जो एफ का लेफ्ट था वो मैंने यहां रख दिया। ये बात सुना, टेल मी इज दिस अ बाइनरी सर्च ट्री, yes, so the zig movement, if there is a binary search tree, the zig movement on any node will going to do, I mean, this will not going to disturb binary search tree, it will remain a binary search tree. Does it make sense? Now tell me, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे zag movement करके दिखाएं, तो zag movement मेरी क्या होगी जी। अब मैं zag movement कह रहा हूं, zag movement का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, थ्रू बी थ्रू डी जाना है, तो क्या होनी चाहिए, बी शुड कम एज ए रूट, बी के लेफ्ट साइड पे जैसा है वही का वही रहेगा, ए, जो उसका रूट एलिमेंट था वो इधर आ जाएगा, डी हो जाएगा, डी के राइट साइड पे जो नोट था मेरा वैसे का वैसे ही रहा, यानी एफ बी इधर रहा, और ये ट्री बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहे, मतलब ये जी रहा, लेकिन अब जो डी की लेफ्ट साइड है वो कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ये बात है ना, सो जिग और जैग both do not disturb the binary search tree. Okay, so far so good, everybody understand this? Okay, if you understand this, we are good to go on our AVL tree creation. Okay, all right,
So what is an AVL tree? AVL tree says the following. Again, जिस तरह से आपने scapegoat tree किया था, बिल्कुल वैसे ही insertion है. Insert whatever way you wanted in binary search tree. Okay. Now come back on the insertion path. Okay. And now don't check with respect to size, बल्कि now check with respect to height. अभी हमने कौन सी सेंसर साइज प्रॉपर्टी रखी हुई थी स्केपगोट ट्री के अंदर? साइज. बट अब जो रखेंगे हम क्या रखेंगे? हाइट रखेंगे. ओके. सो मेरा जो नोड स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर साइज की जगह पे अब क्या आ रहा होगा? हाइट आ रहा होगा. अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं हाइट की प्रॉपर्टी को सेव करता जाऊंगा, और वो अब आप कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. ठीक है ना, ये आपने पहले भी आपके सामने में सवाल है. ठीक है. अच्छा, नाउ लुक एट दिस. व्हाट्स द आइडिया? देयर एक्चुअली देयर आर 4 केसेस, बट आई विल कॉल इट 2 केसेस. दैट्स इट. ओके. चलो 3 केसेस कर देते हैं. ओके. बट इट्स एक्चुअली वेरी इजी. यू विल गोइंग टू गाइड मी कि अच्छा ऐसे ही होना चाहिए. ओके. सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज, सो लेट मी गिव यू सूडो कोड. इंसर्ट AVL इंसर्ट. ओके. TV वैल्यू आई है. सो बिल्कुल जिस तरह बाइनरी सर्च की तरह इंसर्शन करते थे, बिल्कुल वैसे इंसर्ट करेंगे जिस तरह BST इंसर्ट होता है ना. ठीक है, उसी तरह इंसर्ट करेंगे. बट डोंट फॉरगेट कि अब हमारे पास पाथ आ रहा है. ठीक है. अब आप जैसे मर्जी इंसर्ट करें, आई डोंट केयर. ओके. आपने एक ही फंक्शन लिखना है, उसी में लिखिए, उसी में एडिट करना है, वैसे करें. बट मुझे मेरे पास ये इंसर्शन का पाथ आ रहा है, और पाथ आ रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर. मतलब देखे कि सबसे जो लास्ट नोड होगा वो एलिमेंट होगा जिसपे इंसर्शन हुई होगी. ओके. और वो फिर ऊपर रूट तक आ रहा होगा. ओके. एंड नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज द फॉलोइंग. ओके. ऊपर आते हुए हम एक चीज चेक करेंगे, और हम चेक ये करेंगे क्या हाइट में इम्बैलेंस आया है. और हाइट में इम्बैलेंस की डेफिनेशन, और वो ये यार, साइज के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर इसका साइज T है तो, और इसका साइज T/2 है या 2T से कम है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. अगर इसका साइज T है तो इसका साइज 2T तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, T/2 तक भी हम बर्दाश्त, T/2 से ग्रेटर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन T/2 से कम नहीं होना चाहिए, या 2T से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा ही है ना. बिल्कुल इसी तरह यहां पर लेकिन हम हाइट की बात कर रहे हैं. तो हाइट में इम्बैलेंस कब होता है कि अगर इसकी हाइट h है और इसकी हाइट भी h है तो मसला नहीं है. लेकिन अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h-1 है तो भी मसला नहीं. इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h+1 है तो भी मसला नहीं. मसला अब यह है कि अगर इनके दरमियान में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, वी आर इन ट्रबल. ओके. सो वी आर इन ट्रबल इफ द हाइट डिफरेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ओके. ये बात समझ? अच्छा, मेरी बात सुनो. First, let me say one line and you all say you agree with this or not. Okay? Tell me one thing. One insertion in a balanced binary search tree can create an imbalance of maximum what? ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो बैलेंस था और अब हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया, उसने हाइट में 2 का इंक्रीज कर दिया. ऐसा नहीं हो सकता. यू अग्री? हाइट में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है. आई मीन सीधी सी बात है, इंसर्शन होती लीफ पे जाकर है तो वो 1 की ही हाइट में इंक्रीज कर सकती है, 1 से ज्यादा की हाइट में इंक्रीज नहीं कर सकती. तो इसका मतलब क्या, अगर पहले वो बाइनरी सर्च ट्री था और अब हमने इंसर्शन की है तो इम्बैलेंस 1 का आ सकता है, 1 से ज्यादा का नहीं आ सकता. ये बात समझ? ठीक है. नाउ लुक एट दिस. व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज, अभी थोड़ा देर 5 मिनट नहीं, 5 मिनट, पेपर एग्जाम 5 मिनट, 5 मिनट फॉर्म बात. ठीक है. थैंक यू. अच्छा, लुक एट दिस. लेट्स से ये, अच्छा बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस कि आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन नोड. इसके ऊपर कुछ हो सकता है. ठीक है. सो मैं कह रहा हूं इस नोड के ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. दबा बंद कर देना. लेट्स से कि इस नोड के ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. ओके. सही तरह बंद कर दे यार, जोर से कर दो. ठीक है. लेट्स से इस नोड के ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. अच्छा मेरी बात सुने,
अब मेरी बात सुनो गौर से, लेट्स से इसके ऊपर हाइट है h, आई डोंट केयर एक्चुअली इसकी हाइट h है, और इस पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। क्या बैलेंस हुआ है? तो ये मेरा लेफ्ट नोड है, ये मेरा राइट नोड है, ठीक है, और इसके ये लेफ्ट है और ये राइट, ठीक है। अब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यानी यहां पर आंसर में फॉर एग्जांपल आया +2, ओके। अच्छा, बाय द वे +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है। और बाय द वे हम समझ लेते हैं कि -2 तब आता है कि मैं लेफ्ट माइनस राइट करूं तो जो डिफरेंस आया है वो -2 का है। जब -2 का आने होता है, लेफ्ट बढ़ा है राइट बढ़ा है, राइट बढ़ा है, क्योंकि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट कर रहा हूं। तो अगर -2 आया इसका मतलब है कि राइट वाला बढ़ा है, और अगर -1 आया इसका मतलब क्या है? ठीक है, राइट वाला बढ़ा है लेकिन वो भी बैलेंस ही है, और +1 का मतलब है फिर भी अभी तक हम उसे बैलेंस ही करें। बाय द वे जीरो भी आ सकता है, डू नॉट फॉरगेट जीरो भी आ सकता है। जीरो का मतलब बेटा के लिए बेटा क्या होता है कि परफेक्टली बैलेंस, ठीक है ना, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो वी आर फाइन विद दीज वैल्यूज, the only problem is -2 and +2, ठीक है। and without loss of generality let me take the case of +2। +2 का मतलब क्या है? लेफ्ट की हाइट ज्यादा है और राइट की हाइट कम है। बाय द वे वो बिल्कुल वही सेम केस इधर के लिए होगा, ओके। जहां जिग जैग हो रहा होगा वहां पे जैग जिग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लुक एट दिस, सो लेट्स से कि हमारा अगर हाइट है +2 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसको जानबूझ के h नहीं कहता, ठीक है, इसको मुझे h हटाने दें। लेट मी कॉल दिस h, डजंट मैटर, मैं किसको भी h कह सकता हूं। लेट्स से अगर मैं कहूं ये अगर h है और +2 आया है, तो कैन यू टेल मी इसकी हाइट कितनी होगी? h-2 होगी। डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दिस? दोस्तों समझ आए बात? क्योंकि जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है? +2 का है, ओके ना। तो ऑफ कोर्स ये दो बड़ा होगा, अगर ये h है तो h-2 होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। अब मुझे सवाल का जवाब दें, अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है और इसकी हाइट h-2 है, ओके, लुक एट दिस। अब इसकी हाइट h कैसे हुई होगी? देयर आर 3 केसेस। केस 1, ये मैं कह रहा हूं L और ये मैं कह रहा हूं R, ओके। सो लुक एट दिस। एक केस ये हो सकता है, गौर से देखेंगे क्या हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि h ऑफ L and h of R both are equal and their value is h-1। क्यों? आपको याद है कि जो इसकी हाइट होती है, किसी भी नोड की हाइट होती है, वो क्या होती है? इनमें से हम मैक्स निकालते हैं और +1 करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है क्या हो यार, एक मिनट यार, 2 मिनट है, मैं अभी रहते प्लीज, नहीं नहीं 2 मिनट, ठीक है। ये हाइट h-1 है, ये भी हाइट h-1, दोनों की हाइट h-1 है, ओके। क्योंकि बेटा क्यों, इसकी हाइट होती है वो इन दोनों की जो मैक्स होता है उससे 1 होती है। अब एक बात ये कि दोनों की हाइट अगर 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 इसकी हाइट h निकली है तो कैसे निकली होगी? या तो ये दोनों के दोनों h-1 साइज के होंगे और ये उनसे ज्यादा होगा, ठीक है। या क्या होगा, या दूसरा केस ये होगा, ये देखो गौर से, लेफ्ट वाला जो होगा, सो ये h-1 है और ये h-2 है, ठीक है। एंड दैट इज फाइन। क्यों? क्योंकि जो इनमें से मैक्स है वो कितना है? h-1 है, और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? वो उससे 1 ज्यादा होगी, है ना। तो ये h-1 साइज का है और ये h-2 साइज का है। आगे सुने, तीसरा केस ये है जी, बता दें क्या होगा। लेफ्ट वाला h-2 है और राइट वाला h-1 है, ओके। तो हाँ, वो एक ज्यादा है, ठीक है। अच्छा आप देखें, मैं सिंपल सा काम करता हूं। इन फर्स्ट केस आई डू नथिंग बट जस्ट दिस, I do zag and this will going to solve the problem। क्यों? Look at this जी, इसकी हाइट ही h-2 है ना।
तो लेट्स से मैं ऐसे कहता हूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है, डजंट मैटर एक्चुअली, और ये जी है। जब मैं जैग करूंगा तो क्या होगा बेटा, पता है मुझे? ये सी आ जाएगा ऊपर, इसके लेफ्ट पे आ जाएगा क्या, ये ए, इसके राइट पे आ जाएगा डी, इसके लेफ्ट पे आ जाएगा क्या, बी। ठीक है, जो आ रही है, ठीक है। और इसके लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, एफ, और ये सब ट्रीज के नीचे है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं बात, इसकी हाइट है h-1, इसकी भी हाइट है h-1, तो और इसकी हाइट कितनी थी बेटा, h-2 थी, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, नहीं, h हो गई, तो इसकी हाइट हो गई h, इसकी हाइट हो गई h-1, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट का इम्बैलेंस कितना हो गया, 1 का हो गया, विच मीन्स इट इज बैलेंस्ड ऑन। ये बात सुना, ठीक है। बाय द वे, अगर सेकंड केस लें, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में ये h-1 है, ये h-2 है, विच मीन्स इसमें भी हम सेम काम करते हैं। क्या होगा, ये अब h-1 नहीं होगा, ये भी h-2 होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो इस राइट वाली है इसकी हाइट क्या होगी, h-1 होगी, और जो हाइट का डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स इट इज बैलेंस अगेन। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इज विद दिस केस, दिस इज योर क्विज। इस केस में हम क्या करें, ना जिग काम करेगा, आप ट्राई करिएगा जाके, ना जिग काम करेगा ना जैग काम करेगा, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, थिंक अबाउट दैट, थैंक यू सो मच।